हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं आपकी थर्ड वॉल्यूम की जो बुक है अकाउंटेंसी की, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसका हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इससे पहले वाले लेसन में हमने बात की थी कंपेरेटिव बैलेंस शीट की। हमने ये भी समझा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और इसके कौन कौन सी टूल्स होते हैं। तो मैं एक बार क्विकली रिवीजन करता हूँ जो सारे कुल मिलाकर जितने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 6 तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस किया जाता है, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था। उसमें से पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा है आपका कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर ट्रेंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियोज। फंड फ्लो आपके सिलेबस में नहीं है और ट्रेंड एनालिसिस भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है 4, कैश फ्लो और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आगे करेंगे। अभी हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब इस चैप्टर में जो हमने पहला पॉइंट करा था पिछली क्लास में, वो था कि हमने कंपेरेटिव बैलेंस शीट देखी, यानी कि कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं अभी। कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरीके के होते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपेरेटिव बैलेंस शीट हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, आज हम बात करेंगे कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट की। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्या करता है, इनकम को कंपेयर करता है। यानी कि बिजनेस क्या करता है, जो बिजनेस का मालिक है या जो बिजनेस का कंट्रोलर है, वो ये देखना चाहता है कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो उसको जानने के लिए वो क्या करता है, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाता है। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 अकाउंटिंग पीरियड में हम डिफरेंस निकालते हैं हर आइटम का। पूरा हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जिसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते थे, अब इनकम स्टेटमेंट या P&L स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को बनाएंगे और हम क्या करते हैं, इसमें जो पिछले साल के अमाउंट हैं उसमें और जो करंट ईयर का अमाउंट है हर आइटम का, उसमें डिफरेंस देखते हैं कि कितना हुआ। यानी कि करंट ईयर में जो वैल्यू है किसी भी आइटम की इनकम स्टेटमेंट के, उसी आइटम की जो प्रीवियस ईयर में वैल्यू है उसको करंट ईयर की वैल्यू में से घटा देते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस निकल कर आ जाता है। फिर उस डिफरेंस की हम परसेंटेज बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट में एब्सोल्यूट चेंज भी देखते हैं और परसेंटेज चेंज भी देखते हैं कि कोई आइटम कितना प्रतिशत बढ़ा। इसकी फॉर्मेट हम आगे देखेंगे तब और समझ में आ जाएगा। आइए इसका मीनिंग पढ़ते हैं। It shows the operating results for a number of accounting periods so that changes in the data in terms of money and percentage from one period to another may be known। यानी कि इसमें क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम जो कंपनी का हमने ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन हमने पूरे किए, कंपनी को चलाया, कंपनी के सारे काम किए, प्रोडक्शन किया, सेल किया और एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखा, उन सारी चीज़ों से हमने कितना प्रॉफिट कमाया, उस चीज़ को जानने के लिए हम बनाते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। उसके लिए बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट, और उस इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या परिवर्तन आए 2 अकाउंटिंग पीरियड में, उसको जानने के लिए हम बनाते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बेसिकली यही है कि 2 अकाउंटिंग पीरियड में ये देखता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सारे आइटम हैं, जैसे सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट इनकम है, ये सारे के सारे इनमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ पिछले साल की तुलना में वर्तमान साल में, करंट ईयर में। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम बनाते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब बात आती है कि जो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो दिखाता क्या है। तो ये आपका 9 चीज़ों को दिखाता है।
पहला है इनमें से इनकम और इंक्रीज और डिक्रीज इन ग्रॉस सेल्स, यानी कि जो इनकम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो क्या करता है, जो ग्रॉस सेल्स है हमारी बिजनेस की वो पिछले साल कितनी थी और करंट ईयर में कितनी है, उन दोनों में क्या चेंज आया है, दोनों के हम पिछली साल की तुलना में करंट ईयर में कितना चेंज आया ग्रॉस सेल में, उसको दिखाता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा ग्रॉस सेल्स के अलावा नेट सेल्स को भी कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बताता है, यानी कि पिछले साल जितनी नेट सेल थी उसमें कितनी परसेंट वृद्धि हुई है या कितनी परसेंट कमी हुई है, उस चीज़ को दिखाएगा, उस चीज़ को भी दिखाएगा कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ग्रॉस सेल्स हो गई, नॉन नेट सेल्स हो गई। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी बताएगा और उसके कॉजेज़ को भी बताएगा कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो उसमें कितना परिवर्तन आया पिछले साल की तुलना में और उसके क्या कारण रहे। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जो हम माल हमने बेच दिया फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के, कंपनी क्या करती है, पहले रॉ मटेरियल खरीदती है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है और फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। तो फाइनल प्रोडक्ट को जब बेचा जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट को बेचने से पहले जितने भी उस पर खर्चे आ जाते हैं उसको तैयार करने में, बेचने लायक बनाने में, तो वो सारे खर्चे मिलकर क्या बनाते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते हैं। यानी कि जो माल हमने बेच दिया, जो गुड्स सोल्ड कर दिया, उसकी कॉस्ट क्या थी हमारी, ये जानने के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो इनकम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी जांचता है कि उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है और इसके कारणों को भी पता लगाता है। चौथी चीज़ जो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट दिखाता है वो है चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल की तुलना में या डिक्रीज़ हुआ है पिछले साल की तुलना में, ये जानने के लिए भी हमें कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसके बाद है इनकम और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जान लेते हैं क्या होता है। देखो, एक कंपनी जो है वो कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसकी ऑपरेटिंग कहलाती हैं और कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की वो एक्टिविटीज़ हैं जो कंपनी के मेन बिजनेस से संबंधित होती हैं और जो मेन बिजनेस से संबंधित नहीं होती उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक उदाहरण से समझाता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कोई कंपनी है जो कपड़े का व्यापार करती है, सिले सलाए कपड़े बनाती है, कपड़ा खरीद कर उनको सिलती है और रेडीमेड माल तैयार करके उनको मार्केट में बेचती है। यानी कि कुल मिला के उसका जो बिजनेस है वो गारमेंट्स का है। ठीक, अब गारमेंट उसका कोई ऑफिस भी होगा जहाँ उसका कार्यालय है, जो ऑफिस है कंपनी का, सपोज करिए वो दिल्ली में है। अब वो दिल्ली में बैठकर अपना बिजनेस कर रही है, कपड़े बनाकर बेच रही है मार्केट में, लेकिन कभी उसको ये महसूस हुआ कि अब दिल्ली में ज़्यादा प्रॉफिट हम नहीं कमा पा रहे, अब हम ऐसा करते हैं दिल्ली में से अपना ऑफिस हटाकर हम यूपी में अपना प्रॉफिट ले आते हैं, अपना यूपी में अपना ऑफिस लेकर आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली में उनका हेड क्वार्टर था या जो ऑफिस था उसको बेच दिया और उसके बदले में यूपी में ख़रीद लिया। अब वो अपने बिजनेस को कहाँ से चला रहे हैं, यूपी से। तो अगर इस ऑफिस के बेचने से भी कोई प्रॉफिट हुआ है कंपनी को या लॉस हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, लॉस या प्रॉफिट ऑन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्योंकि उसकी क्या है, जो मेन बिजनेस कोर ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि उसका मेन बिजनेस क्या है, कपड़े बेचने का। ऑफिस बेचना उसका मेन मकसद नहीं है, वो तो किसी वजह से उसने बेचना पड़ गया उसको, लेकिन ऑफिस बेचने का काम नहीं है उसका। ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ जो मेन बिजनेस है कंपनी का उनसे रिलेटेड जो चीज़ होती हैं, जो इनकम है, वो आपके ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी और उस मेन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो ऑपरेटिंग खर्चे कहलाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसी तरीके जो बाकी इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएंगी और बाकी खर्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि ये क्या दिखाता है। ऊपर के 4 पॉइंट हमने कर लिए। 5वीं चीज़ जो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो ये दिखाता है कि जो कंपनी है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, और अगर बढ़ा है या घटा है तो कितना प्रतिशत बढ़ा है या घटा है। ठीक, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो मेन काम है बिजनेस का,
उससे कितना, उन कामों से कितना पैसा कमाया और उसमें क्या चेंज आया पिछले साल की तुलना में, इस चीज़ को दिखाता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। छठा क्या दिखाता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दिखाता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस मेन एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, उन एक्सपेंसेस में कितना चेंज आया, वो कितने प्रतिशत घटे या कितने प्रतिशत बढ़े, तो इस चीज़ को भी दिखाता है कौन, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अगली चीज़ जो दिखाता है वो है चेंज इन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने बता ही दिया आपको पहले भी, वो एक्सपेंसेस जो कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते उनको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो भी परिवर्तन आया आपका, उसको कौन दिखाएगा, उसको भी कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट दिखाता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के उदाहरण हो सकते हैं आपके, जैसे कि हमने शेयर इशू किए डिस्काउंट पर, तो जो डिस्काउंट है वो हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसी तरीके से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिटियस एसेट है, उसको हमने राइट ऑफ किया है, तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, क्योंकि वो कंपनी के मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। इसके बाद जो वेरियस आइटम्स हैं इनकम के, जैसे इन चारों के जो चारों मेन हेड हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन चारों में की जो सब यूनिट्स हैं, जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो जैसे मैंने अभी बताया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ किए, या अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, या आपका फिक्टिटियस एसेट को राइट ऑफ करने, तो ये सारे खर्चे क्या हैं, एक तरीके से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो ये जो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट होता है, ये जितने भी आइटम हैं इनकम स्टेटमेंट के, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सारे आइटम जितने भी हैं, जो खर्चे भी हैं और इनकम भी हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, हर खर्चे का, हर आइटम का ये क्या दिखाता है, चेंज दिखाता है कि उसमें वो पिछले साल कितना था और वो अब उसमें कितना चेंज होगा, और अब वो करंट ईयर में कितना है हमारे पास। यानी कि इनकम स्टेटमेंट के जितने भी पार्टिकुलर्स और आइटम लिखे जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, उन सभी में क्या क्या चेंज आया, कितने प्रतिशत चेंज आया, यही दिखाता है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। लास्ट है एनालिसिस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इट्स परसेंटेज विद सेल्स। अंत में क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम नेट प्रॉफिट को जानने के लिए बनाते हैं वो, तो नेट प्रॉफिट सेल का कितना प्रतिशत है, ये जानने के लिए भी हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि पिछले साल अगर 1 लाख का नेट प्रॉफिट था हमारा और आज हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 है, तो 20% क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। पहले 1 लाख था तो वो 100% हो गया, उसको अगर 100 मान लें तो अगले साल अगर 1,20,000 हो गया तो चेंज कितना हुआ, 20,000। यानी कि पिछली साल 1 लाख नेट प्रॉफिट था और करंट ईयर में प्रॉफिट 1,20,000 हो गया। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ गया हमारा पिछले साल की तुलना में, जो डिफरेंस है उसको पिछली साल के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा चेंज निकल कर आ जाएगा परसेंटेज में कि प्रॉफिट जो है वो पिछले साल की तुलना में कितने परसेंट करंट ईयर में बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट के द्वारा। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हम जो कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके पीछे हमारे उद्देश्य क्या होते हैं, उसके पीछे हमारे पर्पज़ क्या होते हैं। पहला उद्देश्य हमारा होता है कंपैरिजन करना। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट की जो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के इनकम स्टेटमेंट हैं उनको कंपेयर करना,
ताकि हम अपने डिसीज़न ले सकें, हम ये जान सकें कि हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ रही है या घट रही है, हमारी जो लाभप्रदता है वो बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, घट रही है तो क्यों घट रही है। फिर उसी के हिसाब से अपनी बिजनेस पॉलिसी को बनाया जाएगा और जो मेन डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। तो कंपैरिजन करना क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का, कि पिछले साल की तुलना में करंट ईयर में कितना परिवर्तन आया है, कितना प्रॉफिट चेंज हुआ। इस चीज़ को जानने के लिए हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो पहला मोटिव या ऑब्जेक्टिव हुआ कंपैरिजन। दूसरा जो मोटिव है वो है फाइंड परसेंटेज ऑफ चेंज, यानी कि कंपैरिजन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट से भी और परसेंटेज चेंज से भी। दोनों के अपने अलग अलग महत्व हैं, दोनों के अपने अलग अलग सीमाएं हैं। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन एब्सोल्यूट अमाउंट से भी कर सकते हैं और परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हैं। तो जब एब्सोल्यूट अमाउंट से करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, चेंज इन एब्सोल्यूट अमाउंट, और अगर हम परसेंटेज निकाल लें तो उसको कहेंगे परसेंटेज ऑफ चेंज। तो परसेंटेज ऑफ चेंज निकालेंगे कैसे, जो पिछले साल की अमाउंट है उसमें उसको करंट ईयर के अमाउंट में से घटा देंगे तो हमारे पास चेंज निकल कर आ जाएगा। फिर उस चेंज को 100 से गुणा करेंगे और जो अमाउंट गुणा करने के बाद आएगा उसको प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। परसेंटेज चेंज से हम ये पता लगा लेते हैं कि पहले जो प्रॉफिट हो रहा था उससे आज की तुलना में कितना प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, पिछले प्रॉफिट की तुलना में करंट ईयर में हमारा कितना प्रतिशत प्रॉफिट बढ़ा या कितना प्रतिशत प्रॉफिट घटा। तो ये चीज़ हम किससे निकालते हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से। तो परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है। अगला है चेक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी कि जो कंपनी का बिजनेस कोर ऑपरेशन है, जो कंपनी के कोर ऑपरेशन है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, उससे हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये जानने के लिए भी हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब अगर हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसका मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो रही हैं, हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहे हैं और जो हमारे बिजनेस कोर ऑपरेशन है वो हमें कमा कर दे रहे हैं। अगर कम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारे कोर ऑपरेशन है, जो हमारा मेन बिजनेस है, वो हमें प्रॉफिट कमाकर अच्छे से नहीं दे रहा। तो हमारा एक उद्देश्य कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने का ये भी होता है कि हम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं कि जो हमारे ऑपरेशन जो है, हमारे मेन ऑपरेशन जो है, जो हमारे कोर ऑपरेशन है, जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उससे हम कितना कमा रहे हैं, इस चीज़ को जानने के लिए भी हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अगला है प्लानिंग। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो ये जानने के लिए बनाते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पिछले साल की तुलना में बढ़ा या घटा। ठीक, तो अब अगर बढ़ा है तो हम क्या करेंगे, आगे की हमारी प्लानिंग क्या होगी, और अगर बढ़ा है तो आगे की प्लानिंग क्या है, और घटा है तो आगे की प्लानिंग क्या है। यानी कि जो हम प्लानिंग आगे के ईयर्स के लिए, अगले वर्षों के लिए, अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो प्लान बनाएंगे, वो किस पर आधारित होंगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पर आधारित होंगी। अगर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा बिजनेस है वो प्रॉफिट और ज़्यादा कमा रहा है पिछले साल की तुलना में, इसका मतलब है कि हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉफिटेबल हैं। और अगर इसका उल्टा है तो हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ हमारी कमी रही जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट कम हुआ। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग करेंगे आगे के अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए, आगे के लेखांकन वर्षों के लिए। तो प्लानिंग करना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। अगला है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि जो बिजनेस में हमें डिसीज़न लेने होते हैं, जैसे किस काम को हमें विस्तार करना है, किस बिजनेस ऑपरेशन को हमें और बढ़ाना है या किसको घटाना है, या डिविडेंड देना है या डिविडेंड नहीं देना है,
या आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसको रेज़ करनी है उधार लेकर या नहीं करनी। क्योंकि अगर इनकम हमारी अच्छी है तो इसका मतलब हमें जो वर्किंग कैपिटल है वो उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा बिजनेस ही वर्किंग कैपिटल बनाकर दे देगा। तो ये जो दिगर डिसीज़न लेने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके के डिसीज़न लेने पड़ते हैं बिजनेस में, उन डिसीज़न को भी किस आधार पर लिया जाता है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के आधार पर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं तो इक्विटी शेयर्स पर हमें डिविडेंड देना होता है, और जो डिविडेंड दिया जाता है वो प्रॉफिट पर दिया जाता है। जितना प्रॉफिट होता है उस पर अकॉर्डिंगली जितना भी डिविडेंड दिया जाना है शेयर के हिसाब से, उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से, उसकी रेट के हिसाब से, तो उतना डिविडेंड हम दे देते हैं। अब डिविडेंड देना या ना देना इस बात पर आधारित है कि जो हमारा बिजनेस है उसने हमें इस साल प्रॉफिट कमा कर दिया या नहीं, और अगर कमाया तो कितना कमाया, कम कमाया पिछले साल की तुलना में ज़्यादा कमाया, और अगर नहीं कमाया तो क्यों नहीं कमाया। तो ये जो डिसीज़न लेने होते हैं डिविडेंड से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, इन डिसीज़न को लेने के लिए भी हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, या अगर कमा रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट आगे के वर्षों में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है या घटता हुआ नज़र आ रहा है, जब तक ये नहीं पता चलेगा जब तक हम ये डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। अब अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डिविडेंड दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो फिर हमें डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, हमें मना करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के लिए। तो डिविडेंड भी क्या है? एक डिसीज़न मेकिंग है। इस तरीके से जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो डिसीज़न मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देखिए आप अपने इसमें 5 कॉलम बनाए जाते हैं। देखिए पहले कॉलम में क्या आएंगे? पार्टिकुलर्स, यानी कि जो पूरा फॉर्मेट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वो क्या है? पहले कॉलम में देखिए आप, उसमें सबसे ऊपर लिखा है नेट सेल्स। नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाए हमने तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाए तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर इसमें अदर इनकम को जोड़ा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटा दिया तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। इसके बाद हमने इंटरेस्ट घटाया तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर टैक्स घटाया, उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। तो ये जितने भी आइटम, जितने भी स्टेप्स हैं, ये इन सारे आइटम्स की वैल्यू निकाली जाती है कि इनमें कितना % चेंज आया पिछले साल की तुलना में। तो पहले कॉलम में तो जो आइटम्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, जो ये हमने अभी पढ़े, जैसे नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये जो आइटम्स हैं और तरह तरह के, इनका नाम लिखा जाता है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के एंड में जो इनकी वैल्यूज़ थी वो लिखेंगे। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ करंट ईयर में कितनी हैं। चौथे कॉलम में हम लिखेंगे कि आज की जो वैल्यू है उसमें वो पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ी या कितनी घटी, यानी कि चौथे कॉलम में हम लिखेंगे चेंज इन वैल्यू। उसके बाद बारी आती है पाँचवें कॉलम की। पाँचवें कॉलम में हमें क्या करना है? जो चेंज हमारा निकल कर आया है चौथे कॉलम में, उस चौथे कॉलम को हम परसेंटेज में देखते हैं। किसके आधार पर? सेल के आधार पर। यानी कि सेल को 100 मानकर हम ये देखेंगे, सॉरी सेल को 100 नहीं मानेंगे, जो आइटम है उसकी प्रीवियस वैल्यू को 100 मानेंगे। यानी कि चौथे कॉलम में हमने क्या करा? एब्सोल्यूट चेंज निकाला, और जो चेंज आया है, वो चेंज पिछली साल की जो वैल्यू है उस आइटम की, उसका कितना % है, ये चीज़ हम लिखेंगे लास्ट के कॉलम में, यानी पाँचवें कॉलम में। तो पहले कॉलम में हमें आइटम्स लिखने हैं, दूसरे कॉलम में पिछले साल की वैल्यूज़ लिखनी है उन आइटम्स की, तीसरे कॉलम में करंट ईयर की वैल्यूज़ लिखनी है, चौथे कॉलम में हमें जो डिफरेंस है उनका जो चेंज आया एब्सोल्यूट टर्म में वो लिखना है, और फिर उसको परसेंटेज में बदल के पाँचवें कॉलम में लिख देंगे कि कितना % चेंज आया। इस तरीके से 5 कॉलम बनाए जाते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। अब सवाल उठता है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं? परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो
चौथे कॉलम में जो हमने अमाउंट दिखाया है उसको 100 से गुणा करेंगे, और जो दूसरा कॉलम में अमाउंट दिखाया हुआ है पिछले साल का जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। अब कुछ ऐसे पॉइंट जो हमें याद रखने हैं जब हम कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या उसको एनालिसिस करते हैं। पहला जो मेन टर्मिनोलॉजी अभी हमने यूज़ की थी उनके मीनिंग देख लेते हैं, यानी कि जो हमें याद रखना है। तो पहली चीज़ हमें यह याद रखनी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया भी था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं? ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किससे संबंधित हैं? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। प्रिंसिपल रेवेन्यू यानी जो हमारे मेन बिजनेस से जो रेवेन्यू हो रही है, तो ऐसे काम जो हमारे मेन बिजनेस हैं उनसे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, उनके ऊपर जो हमारा खर्चा हो रहा है, उन खर्चों को कहेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर पढ़ लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं या इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं? इसमें दो चीज़ आती हैं आपकी। पहला है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरा है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। यानी कि जब भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो हमारे जहन में दो चीज़ आनी चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो मेन हेडिंग आती हैं। पहली है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कौन से खर्चे आते हैं? जैसे हमारी सैलरी है, टेलीफोन का खर्चा है, हमने डिपार्टमेंट को या एम्प्लॉय को कांटेक्ट किया प्रोडक्शन से रिलेटेड सूचना लेने या देने के लिए, तो टेलीफोन पर जितनी बात हुई वो जो खर्चा आया वो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा माना जाता है। इसी तरीके से दिगर खर्चे आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में। उसके बाद हम लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो माल को वितरित करने में, उनका वितरण करने में, यानी कि जहाँ कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुँचाने के लिए जो खर्चे आए वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और उसको सेल करने में जो खर्चे आए, जैसे डिस्काउंट दिया हमने कस्टमर को नेट उसके कैश परचेज पर, तो ये डिस्काउंट जो दिया हमने ये क्या सेलिंग एक्सपेंसेस है। इसी तरीके से कोई डाउटफुल डेट हो गया हमारा, ये कोई हमने प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेट के लिए कि भाई इतना पैसा हमारा डेटर नहीं दे पाएंगे तो वो हमारा नुकसान हो गया, तो वो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी क्या हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएगा। तो ये खर्चे होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मेन हेडिंग है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इन दो से मिलकर बनता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगली बात है ऑपरेटिंग इनकम की। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारा मेन बिजनेस कोर ऑपरेशन है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनसे हमें कितनी इनकम हुई। मेन बिजनेस क्या है हमारा? प्रोडक्ट को बनाना और उसको बेचना। तो जो सेल हमने करी नेट सेल्स, यानी कि वो क्या है? हमारी ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी। तो ऑपरेटिंग इनकम जो है ऐसी इनकम जो हमारे मेन बिजनेस से हमें मिली हैं, जो हमने मेन बिजनेस ऑपरेशन से कमाई हैं, वो इनकम आएंगी हमारी ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। दूसरा है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब क्योंकि जो कंपनी होती है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ही कमाती है, मेन बिजनेस से ही कमाती है। वो जो उसके साइड बिजनेस चल रहे होते हैं, कहीं उसने इन्वेस्ट कर रखा है या कहीं किसी कंपनी के उसने शेयर या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स ले रखे हैं, तो उनसे जो उनको इनकम हो रही है वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है, क्योंकि वो हमारा मेन बिजनेस नहीं है, वो हमारा साइड बिजनेस है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? इनकम विच आर नॉट फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी,
यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कपड़ों का, तो जो कपड़ों का काम करता है उसके लिए कपड़ों से रिलेटेड जितनी भी इनकम है वो ऑपरेटिंग इनकम आएंगी, यानी कि कपड़ा बेचने से जो भी इनकम हो रही है वो ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी। और कपड़े बेचने के अलावा अगर किसी और चीज़ से बेनिफिट हुआ है जो हमारा मेन बिजनेस नहीं है, जो एक्टिविटी हमारे मेन बिजनेस में नहीं आती, उस इन एक्टिविटी से अगर हमें इनकम जनरेट हुई है तो वो इनकम क्या कहलाएगी, हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम विच आर नॉट फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपका रेंट रिसीव, आपकी कोई बिल्डिंग है उसको आपने किराए पे दे रखा है, वहाँ से आपको इनकम हो रही है। या आपने जो है किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। या आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। इसी तरीके से कोई लैंड हमने खरीदी, उसके बदले में हमें कुछ कंपनसेशन मिला, जो कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि कोई लैंड के बदले में अगर हमें कंपनसेशन मिला है उसके एक्विजिशन पर, तो वो भी कहाँ क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। अगला है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगला पॉइंट है जो हमें याद रखना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लागू होगा, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं हैं वो कहलाएंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हम जानते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी के फॉर्मेशन से पहले के होते हैं, तो जब तक तो हम कोई ऑपरेशन करते ही नहीं है, मेन बिजनेस शुरू ही नहीं करते, तो उससे पहले के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माने जाते हैं। इसी तरीके से अंडर राइटिंग कमीशन है, यानी कि किसी को से माल बेचने के लिए हमने कमीशन दी या अंडर राइटिंग पर अंडर राइटर से हमने कांटेक्ट किया कि वो हमारे प्रोडक्ट को बेचे या हमारे शेयर्स को बेचे, उससे क्या है उसके बदले हमें कमीशन देनी पड़ी उसे, तो वो कमीशन क्या कहलाएगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगी। इसी तरीके से कोई सिक्योरिटी हमने इशू करी है, उस पर डिस्काउंट देना पड़ा या कमीशन देनी पड़ी बेचने के लिए, तो उसको जब हम राइट ऑफ करेंगे तो वो खर्चा भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। अब नेट सेल्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? नेट सेल्स को कैसे निकालते हैं? हम ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को घटा देते हैं। ग्रॉस सेल्स का मतलब है कि जो कैश में सेल हुई है हमारी, उस सेल को भी, और जो क्रेडिट सेल हुई है यानी कि जो हमने उधार माल बेचा है उसको भी, उन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से वो सेल घटा देंगे जो हमारे पास प्रोडक्ट वापस आ गया बिकने के बाद। यानी कि हमने मान लीजिए 120 यूनिट बेचे किसी चीज़ की, 60 मान लीजिए कैश में, 60 यूनिट कैश में बेची और 60 यूनिट क्रेडिट में बेची, तो टोटल यूनिट हमने बेच दी 120। अब 120 में से मान लीजिए 20 यूनिट हमें जो बायर थे उन्होंने 20 यूनिट हमें वापस कर दी, तो उस ग्रॉस सेल्स में से या टोटल सेल में से हम वो सेल्स रिटर्न घटा देंगे, तो हमारे पास नेट सेल्स निकल कर आ जाएगी। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? तो इसका मीनिंग मैंने बताया था आपको पहले, बेचे गए माल की कीमत को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, यानी कि जो माल हमने बेच दिया उसमें अब तक के कितने डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर जो खर्चे आए सारे, उनको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंसेस को काउंट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी, यानी बेचे हुए माल की कीमत निकल कर आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक तरीके से और निकाला जा सकता है, हालांकि ये तरीका दूसरा नहीं है, ये उसी की डेरिवेशन है। इसमें क्या है, हम चेंज लेंगे जो हमारा फिनिश्ड स्टॉक है, जो हमारा WIP है यानी वर्क इन प्रोग्रेस है, और जो स्टॉक इन ट्रेड है यानी कि जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है ट्रेड में, उनका जो डिफरेंस है, उनमें जो चेंज है, चेंज यानी उनके क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग
स्टॉक घटा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे, तो हमारे पास स्टॉक में या WIP में या स्टॉक इन ट्रेड के में कितना चेंज आया वो टोटल चेंज निकल कर आ जाएगा। उस चेंज में हम क्या करेंगे, नेट परचेज जोड़ देंगे, यानी कि जो माल हमने नेट खरीदा है, नेट परचेज मतलब टोटल परचेज में से जो परचेज किया हुआ माल हमने वापस कर दिया, उसको अगर घटा दें तो हमारे पास नेट परचेज निकल कर आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर चेंज इन फिनिश्ड गुड्स या WIP या स्टॉक इन ट्रेड प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी। अगला है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कुल जो शुद्ध विक्रय हमारा जो नेट सेल्स है उसमें से जो हमने सेल की है उसकी लागत क्या थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आई, उस कॉस्ट को घटा देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब बात आती है परसेंटेज निकालने की कि हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको, दो बार अभी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट चेंज लेंगे पहले और उसको अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज निकल कर आ जाएगा। परसेंटेज चेंज ये दिखाता है कि किसी आइटम में, किसी रेवेन्यू या किसी एक्सपेंडिचर में पिछली साल की तुलना में करंट ईयर में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई, ये चीज़ दिखाता है परसेंटेज चेंज। तो आपका यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है, सॉरी चैप्टर फिनिश नहीं है, आज का लेक्चर फिनिश होता है यहाँ। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।